हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 9.4 के बाकी के बचे हुए क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम करते हैं 17th क्वेश्चन। तो 17th क्वेश्चन बिल्कुल ईजी है। ये कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0,2। आपको एक कर्व दिया हुआ है जो कि पास करे 0,2 पॉइंट से। ठीक है, लेट्स से ये वाला कर्व आपका ये पास हो रहा है 0,2 से। उसके बाद क्या कह रहे हैं, गिवन दैट एट एनी पॉइंट एक्स कोमा वाई ऑन द कर्व, कोई पॉइंट एक्स कोमा वाई जहाँ से आपका टेंजेंट एक जा रहा है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो आपको पता है स्लोप ऑफ द टेंजेंट को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स से। ठीक है, ये कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एंड वाई कोऑर्डिनेट इज इक्वल्स टू द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। ठीक है, तो बस बेसिकली टेंजेंट आपका ये है और इसका कह रहा है कि प्रोडक्ट विद वाई इक्वल्स टू एक्स है। तो बेसिकली ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी। बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है ये। उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद बस आपको ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई आपकी। इसके बाद आपको बस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना है। तो कैसे सोल्व करेंगे इसको हम, तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड बेसिकली कर रहे हैं हम इस एक्सरसाइज के अंदर। तो वाई की टर्म्स हम एक साइड ले जाएंगे और एक्स की टर्म हम एक साइड ले जाएंगे और इंटीग्रेट कर देंगे बोथ साइड्स को। ठीक है, तो अब इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड्स को। तो इसका तो इंटीग्रेशन बिल्कुल सिंपल सा है, वाई स्क्वायर बाई 2। इसका क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई 2। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला लगता है इसके अंदर, ये आप देख लेना। उसके बाद ये आपकी इसका आपका जनरल सोल्यूशन आ गया ये वाला। अब एक कर्व आया है एक। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जो आपका रिप्रेजेंट कर रहा है ना एक कर्व, तो ये पास हो रहा है 0,-2 से। बस आपको 0,-2 वैल्यू इस वाले इक्वेशन के अंदर रख देनी है और आपको एक कांस्टेंट की वैल्यू मिल जाएगी। तो कांस्टेंट की वैल्यू क्या होएगी, सी है आपका 2। ठीक है, अब बस 2 को आपने इस वाले इक्वेशन के अंदर रख देना है। इसको बस और अच्छी तरह से लिख लेंगे हम। 2 को एलसीएम ले लेंगे दोनों साइड, तो वाई स्क्वायर हो जाएगा इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, तो ये आ गया आपका। अब क्या करोगे, एक्स स्क्वायर को दूसरी साइड ले जाओगे, यही आपका आंसर है इसके अंदर। ठीक है, तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ही है। एट एनी पॉइंट एक्स कोमा वाई ऑफ द कर्व द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। ठीक है, तो एक्स कोमा वाई पे आपकी टेंजेंट जा रही है, तो ये कह रहा है कि उसका स्लोप डी वाई बाई डी एक्स मान लो। ठीक है, कह रहा है कि इस ट्वाइस द स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट। अब अपने को पता है कि लाइन सेगमेंट का स्लोप क्या रहता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, जब आपको 2 पॉइंट दे रखे हो। ठीक है, तो आपके पास 2 पॉइंट है, एक एक्स वाई है और एक है पॉइंट आपके पास -4 -3। ठीक है, ये लाइन सेगमेंट का। तो बेसिकली और कह रहे हैं कि ट्वाइस द स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट। तो बेसिकली आप डी वाई बाई डी एक्स को तो आप लाइन का स्लोप मान लो और 2 पॉइंट का एक लाइन सेगमेंट का स्लोप जब आपको 2 पॉइंट दे रखे हो तो आप ये मान लो, तो होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, ये कह रहे हैं ट्वाइस, जो आप कह रहे हैं लाइन का जो स्लोप है वो ट्वाइस है उस लाइन सेगमेंट का स्लोप जो 2 पॉइंट से कनेक्ट है। ठीक है, तो बेसिकली ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा आपका, ट्वाइस ऑफ y2 की जगह हमने रख दिया -3, y1 की जगह रख दिया y, x2 की जगह रख दिया -4 और x1 की जगह रख दिया x। ठीक है, बेसिकली अब इन दोनों टर्म से माइनस कॉमन बाहर निकालोगे तो वो अपने आप कैंसिल हो जाएगा ऐसे करके। अब क्या करना है आपको, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म लगानी है। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म कैसे लगाओगे कि y की टर्म्स को एक साइड कर लो और x की टर्म को आप कर लो एक साइड। तो डी वाई बाई डी, तो ये वाली ऊपर वाली टर्म क्या जाएगी नीचे डिनोमिनेटर में और ये वाली टर्म क्या चल जाएगी ऊपर। ठीक है, अब बेसिकली आपको इंटीग्रेट कर देना है दोनों साइड्स को। इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, सिंपल सा फॉर्मूला होता है इसका, 1/x dx का क्या फॉर्मूला होता है, log x टू द बेस e प्लस c। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, log y प्लस 3 टू द बेस e। ये 2 तो कॉन्स्टेंट है बाहर निकला हुआ है, इसका क्या हो जाएगा log x टू द 4 टू द बेस e। ठीक है, प्लस कॉन्स्टेंट। अब ये आपकी एक जनरल इक्वेशन निकल जाएगी। अब आपको c की वैल्यू निकालनी है। c की वैल्यू के लिए आपको कोई कंडीशन दे रखी है क्या, हाँ c के लिए आपको कंडीशन दे रखी है कि ये जो आपका कर्व है ये पास हो रहा है -2,1 से। तो बस आप -2,1 रख दीजिए बेसिकली इस इक्वेशन के अंदर। तो क्या हो गया, 1 को y की जगह रख दिया तो log 4 हो गया, ये x को रख दिया -2 तो log ये क्या होगा log 2। ठीक है, अब क्या होगा, अब आपके पास ये बन गया। ठीक है, अब इसमें क्या करना है आपको, इस फॉर्मूले से आप क्या कर सकते हो, ये फॉर्मूला होता है आपका। ठीक है, a log c टू द बेस b को लिख सकते हो आप a c की पावर a टू द बेस b। ठीक है, यही हमने यहाँ पे किया है। तो इसकी पावर 2 कर दी हमने, यहाँ से उठा के यहाँ पे कर दी, यही फॉर्मूला ये कहता है। अब log 4 टू द बेस e कैंसिल हो जाएगा और c की वैल्यू आपकी आ जाएगी 0। अब आप इस इक्वेशन में रख दोगे 0 की, इस वाले में नहीं, इस वाले में 1 में रख दोगे आप c की वैल्यू। ठीक है, c की वैल्यू आप यहाँ पे रखोगे तो आप इस वाले को दोबारा से लिख सकते हो, इस वाली टर्म को क्या लिख सकते हो, विद दिस फॉर्मूला log x प्लस 4 का होल स्क्वायर टू द बेस e। ठीक है, अब बस log से log काट दो और ये बस ये इक्वेट कर दो आप, तो आपका आंसर आ जाएगा।
ये भी काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी ईजी है, 19 क्वेश्चन। तो ये कह रहा है द वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बैलून बीइंग इन्फ्लेटेड चेंजेस एट कॉन्स्टेंट रेट। ठीक है, इफ़ इनिशियली, ये तो कुछ कंडीशन दी हुई है, इफ़ इनिशियली रेडियस इज़ 3 यूनिट्स और 3 सेकंड के बाद उसका 6 यूनिट हो गया, तो ये कह रहा है कि आपका रेडियस क्या होगा t सेकंड के बाद। तो बिल्कुल क्वेश्चन ईजी है। तो ये कह रहा है कि आपके पास एक स्फेरिकल बैलून है, स्फेरिकल मतलब स्फीयर, ठीक है, उसका वॉल्यूम होता है ना 4/3 पाई आर क्यूब वाला। तो ये कह रहा है कि उसका जो वॉल्यूम है वो चेंज हो रहा है एट द कॉन्स्टेंट रेट। ठीक है, तो कि कोई भी चीज़ किसी रेट से चेंज होती है तो हम उसको लिखते हैं, जैसे वॉल्यूम चेंज हो रहा है यहाँ पे dv/dt लिख देते हैं। अगर मान लो आपका प्रिंसिपल चेंज होता है किसी क्वेश्चन में तो हम क्या लिखते हैं उसको dp/dt। ठीक है, तो इसमें वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो इसको लिख दिया हमने dv/dt। ये कह रहा है किस तरह से चेंज हो रहा है, कॉन्स्टेंट रेट से। ठीक है, dv/dt आपका चेंज हो रहा है कॉन्स्टेंट रेट से, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये आपकी एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, बस कुछ नहीं कर रखा, अब ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। ठीक है, डी वॉल्यूम मान लिया, वी है इज़ द वॉल्यूम। ठीक है, अब dv/, अब इसको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म से बस आपको सोल्व करना है। तो टी इस वाले टर्म को आप एक साइड ले जाओगे और इंटीग्रेट कर दोगे बोथ साइड्स को। तो इसका तो डायरेक्ट सिंपल सा वो होता है इंटीग्रेशन वी। इसका क्या होता है, के कॉन्स्टेंट तो बाहर निकाल लोगे आप इसको, और डी टी का क्या होगा टी प्लस सी। ठीक है, और आपको पता है कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो वी की जगह आप क्या रख दोगे 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल्स टू के टी प्लस सी। ठीक है, अब ये कह रहा है कि आपका इनिशियल रेडियस है 3। तो इनिशियल रेडियस का मतलब क्या हुआ कि करंट प्रेजेंट टाइम के आपका टी इक्वल्स टू 0 लगा लो, उसका रेडियस क्या है आपका 3। तो इसका मतलब ये होता है जब भी ये बोले ना इनिशियली आपका रेडियस 3 है, या फिर इनिशियली आपका प्रिंसिपल कुछ है, या फिर इनिशियली टाइम इतना है, तो आप हमेशा टी इक्वल्स टू 0 से लोगे उसको। तो ये कह रहा है कि इनिशियली रेडियस इज़ 3, तो कह रहा है कि टी इक्वल्स टू 0 रेडियस इज़ 3 है। कह रहा है कि 3 सेकंड के बाद उसका हो गया 6 यूनिट, तो एट टी इक्वल्स टू 3 उसका हो गया रेडियस 6 यूनिट्स। फाइंड द रेडियस ऑफ द बलून आफ्टर टी सेकंड। तो टी सेकंड के बाद पूछ रहे हैं कि कितना होगा, तो ये हमें आर निकालना है। तो अब आपके पास ये वाली इक्वेशन आई हुई है। ठीक है, अब इसमें आप और आपको आप क्या करोगे, टी और आर की वैल्यू डाल दोगे इसके अंदर। ठीक है, टी की वैल्यू हम 0 डालते हैं इसके अंदर और आर की वैल्यू डालते हैं 3। तो इसमें जैसे भी हम डालेंगे तो आपके पास सी की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि के की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, के 0 हो जाएगा ना। ठीक है, तो आपकी सी की वैल्यू आ गई। तो एक और कंडीशन डाल सकते हैं हम, अब अपने पास सी की वैल्यू भी है, टी की वैल्यू और आर की वैल्यू है। तो इससे आप क्या निकाल सकते हो, इस इक्वेशन में डालोगे ना आप ये दोनों वैल्यू, तो आपके पास के की वैल्यू आ जाएगी। आप इसको सोल्व करोगे बेसिकली, तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 84 पाई। ठीक है, सोल्व कर लेना, बहुत ईजी है वैसे। अब आपके पास सी की वैल्यू आ गई और के की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब सी और के की वैल्यू आप ओरिजिनल यहाँ पे रख देना, यहाँ पे रखने के बाद ठीक है इसमें रख दिया हमने। तो क्या हुआ कि पाई से पाई वगैरह कट गया सब कुछ। ठीक है, उसके बाद ये बचा आपके पास। अब क्या करा आपने, 4 कॉमन ले लिया इस वाली साइड से। 4 कॉमन लेने के बाद ये क्या बच गया 21t + 9। तो 4 से 4 कैंसिल कर दिया। अब क्या बचा r³/3 था ना, तो 3 को आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया 63t + 27। ठीक है, अब दोनों साइड क्यूब रूट ले लो आप, 1/3 तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा ये आंसर आपका। तो एट t इक्वल्स टू, तो किसी भी टाइम t पे रेडियस आपका क्या होएगा ये वाला, तो ये आपका आंसर है। तो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको क्वेश्चन ढंग से पढ़ना है कि क्या चेंज हो रहा है, विद कितने रेट से चेंज हो रहा है, बेसिकली यही देखना है आपको। और आपको बस इक्वेशन बनानी है और आपको कंडीशन दे रखी होती है, ये भी आपको आनी चाहिए बनानी, तो बस आप ये क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 28 करते हैं। ये क्वेश्चन हम इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं एग्जाम्पल्स में, जब हम 9.4 की थ्योरी पढ़ रहे थे। तो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। इन अ बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेज कंटिन्यूसली एट द रेट ऑफ R% पर ईयर। ठीक है, अब इसमें प्रिंसिपल चेंज हो रहा है, किस रेट से चेंज हो रहा है, R% पर ईयर। R% क्या होता है, जैसे मान लो आपके पास लेट से आपकी सैलरी है 1000 रुपये। ठीक है, और कह रहे हैं कि आपकी सैलरी हर साल 10% से बढ़ती है, तो आपकी अगले साल कितनी सैलरी हो जाएगी 10 टोटल, मान लो है 1000 प्लस 10% से बढ़ रही है आपकी सैलरी, तो टोटल सैलरी आपकी इतनी हो जाएगी। ठीक है, 1100 हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें चीज़ क्या चेंज हो रही है, इसमें आपका प्रिंसिपल चेंज हो रहा है, तो आप लिख सकते हो dp/dt। ठीक है, आपका प्रिंसिपल चेंज हो रहा है, और कैसे चेंज हो रहा है, ये कह रहा है कि R% ऑफ P, क्योंकि आपका हर साल आपकी R% से प्रिंसिपल इंक्रीज़ हो रहा है, यही कह रहा है ना ये। तो आप बेसिकली इसको लिख सकते हो, आपने रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रिंसिपल मान लिया dp/dt, और चेंज किस तरह हो रहा है R% ऑफ P। तो बस R% को लिख सकते हो आप R/100.P। ठीक है, और ये हो जाएगा dp/dt। बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। अब बस ये आपकी इक्वेशन बन गई, अब आपको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म लगाना है इसके अंदर बस।
तो डी पी बाई पी लिख दोगे और डी टी को उस साइड ले जाओगे। अब इंटीग्रेट कर दोगे दोनों साइड को, तो लेफ्ट साइड इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log डी एक्स बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x टू द बेस ई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, log p टू द बेस ई। ठीक है, r बाई 100 कॉमन है, कांस्टेंट है तो बाहर निकल जाएगा ये। और dt का क्या होएगा, t प्लस कांस्टेंट। अब कुछ कंडीशन दी हुई है, ये कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ r इफ़ ₹100 डबल इट सेल्फ इन 10 ईयर। करंटली एट t इक्वल्स टू 0 पे आपके पास क्या है, 100 रुपये हैं। प्रिंसिपल जो आपके पास t इक्वल्स टू 0 पे 100 रुपये है। ठीक है, इक्वल्स टू p आपके पास 100 रुपये है, ये कह रहे हैं। तो बेसिकली ये क्या रहा है कि आपका एट t इक्वल्स टू 0 टाइम पे प्रिंसिपल आपका 100 है। ठीक है, फिर कह रहा है कि आपको वैल्यू ऑफ r फाइंड करनी है। ठीक है, आपके पास दो कंडीशन रहेगी, t इक्वल्स टू 0 पे आपका प्रिंसिपल है 100 और t इक्वल्स टू 10 पे आपका प्रिंसिपल क्या है, 200। ठीक है, तो ये आपको दो कंडीशन दी हुई है जिससे आप कॉन्स्टेंट रिमूव कर पाओगे। ठीक है, और फिर आप r की वैल्यू निकाल लोगे बस। और आपको log टू द बेस ई की वैल्यू log टू द बेस ई की वैल्यू भी दी हुई है। ठीक है, अगर आप आगे देखोगे जब आपने डिफरेंशिएट किया तो आपके पास ये आई, ये दो कंडीशन आपको दी हुई है, ये इंटरप्रेट करने पड़ेगी आपको क्वेश्चन से। t इक्वल्स टू 0 पे आपका प्रिंसिपल है 100 और 10 साल के बाद आपका प्रिंसिपल कितना हो गया, 200। ठीक है, अब इन दोनों एक एक करके इन दोनों वैल्यू को रखते हैं ताकि आप t और c फाइंड कर पाओ। ठीक है, तो t इक्वल्स टू 0 और p इक्वल्स टू 100 जब रखा हमने तो क्या आ गया, p को 100 रखा तो log 100 टू द बेस e r बाई 100, t की वैल्यू 0 रख दी प्लस c, तो c आपके पास कितना आ जाएगा, log 100 टू द बेस e। ठीक है, दूसरी कंडीशन रख के देखते हैं हम। दूसरी कंडीशन क्या थी आपके पास, ये वाली, इसको आप इस वाली इक्वेशन के अंदर रख के देखोगे तो p की जगह आपने रख दिया 200। ठीक है, और t की जगह रख दिया 10 और c की वैल्यू भी पता आपको, तो इससे आप क्या फाइंड कर लोगे, आपके पास आ जाएगी r की वैल्यू। ठीक है, r की वैल्यू, इसको थोड़ा अच्छी तरह से सोल्व कर लेंगे। इस वाली टर्म को आप लेफ्ट साइड में ले जाओगे और आप ये वाला फॉर्मूला लगा दोगे बेसिकली, log a टू द बेस ई माइनस log b टू द बेस ई का क्या होता है, log a बाई b, तो 200 बाई 100 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, और ये r बाई 10 है तो log 2 टू द बेस ई इक्वल्स टू r बाई 10। अब इसकी वैल्यू आपको दी हुई है यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो 10 से मल्टीप्लाई करके इस वाली वैल्यू को आप कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 6.931%। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। तो ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है। ठीक है, इसमें बस थोड़ी सी कंडीशन चेंज करके दे देता है। तो इसमें भी क्या कर रहा है, प्रिंसिपल आपका इंक्रीज हो रहा है एट द रेट ऑफ 5% पर ईयर। ठीक है, तो प्रिंसिपल चेंज हो रहा है तो हम लिख सकते हैं उसको डी पी बाई डी टी, और किस रेट से चेंज हो रहा है, 5% से। उसमें आपका 8% दिया हुआ था पर इसमें 5% दिया हुआ है। ठीक है, तो 5% प्रिंसिपल से चेंज हो रहा है हर साल। तो आप इस वाली इक्वेशन को आगे कैसे सोल्व कर सकते हो, डी पी बाई डी टी को लिख सकते हो 5/100 डॉट पी। बस आपको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म लगा देनी है इसके अंदर, डी पी बाई पी, और 5/100 को लिख सकते हो 1/20। ठीक है, टी। अब दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दोगे आप। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, log p टू द बेस ई, इसका क्या होएगा 1/20 तो कॉन्स्टेंट आए तो बाहर आ जाएगा, और t का क्या होता है, t प्लस कॉन्स्टेंट। ठीक है, अब क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। एन अमाउंट ऑफ ₹1000 इज डिपॉजिटेड विद दिस बैंक। ठीक है, अब कह रहे हैं कि मैंने जब टाइम t0 था ना तो मैंने 1000 प्रिंसिपल ऐड किया था बैंक के अंदर। ठीक है, अब वो पूछ रहा है कि 10 साल बाद ये प्रिंसिपल कितना हो जाएगा। तो बस दो कंडीशन दे रखी है आपको, देखो ये वाली, t इक्वल्स टू 0 पे आपने प्रिंसिपल किया 1000 डिपॉजिट, कह रहा है 10 साल के बाद वो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, तो ये पूछा है। अब आपके पास एक इक्वेशन है, आप ये वाली वैल्यूज़ दोनों की दोनों इसके अंदर रख सकते हो। p की जगह रखा तो क्या आएगा, log 1000 टू द बेस ई, t की जगह 0 रखा तो क्या आ जाएगा, टर्म 0 हो जाएगी पूरी की पूरी, और c आ गया, तो c की वैल्यू आपके पास आ गई है ये वाली। अब ठीक है, c की वैल्यू आ गई। अब ये वाली वैल्यू रख के देखेंगे t इक्वल्स टू 10 पे, t इक्वल्स टू 10 की वैल्यू और c की वैल्यू आप क्या रखोगे, c की वैल्यू भी आ गई ना हमारे पास पिछली इक्वेशन से, तो आप इन दोनों की वैल्यू को p में रख दो और c में रख दो तो आपके पास t निकल जाएगा। तो रखते हैं इसके अंदर, log p की जगह हमने क्या रखना था, p की जगह हमने रखना था, हमें प्रिंसिपल ही निकालना है ना कि बेसिकली p की वैल्यू निकालनी है हमें t पता है और अपने को और c पता है। ठीक है, तो log e टू द बेस p हो गया, 10 की t की वैल्यू 10 है, 10/20 क्या हो जाएगा 1/2 प्लस log, और आपके पास c की वैल्यू क्या है, ये वाली, तो c की वैल्यू आपने इस वाली इक्वेशन के अंदर रखी। ठीक है, तो आपके पास ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अब क्या है कि देखो, अब यहाँ पे आपके पास ये वाली चीज़ है, तो आप एक फॉर्मूला देखो, log b टू द बेस a इक्वल्स टू c अगर दिया हुआ है तो आप लिख सकते हो b a टू द पावर c। ठीक है,
तो पी किसके इक्वल हो जाएगा, बी के इक्वल, ई किसके इक्वल हो जाएगा, ए के इक्वल, सी किसके इक्वल हो जाएगा, ये वाली टर्म किसके इक्वल हो जाएगी, सी के इक्वल। तो बेसिकली बस मैंने ये वाला फॉर्मूला लगा दिया इसके अंदर, ये वाला। अब उसके बाद क्या है कि इस वाली पावर को आप अलग अलग सेपरेट आउट कर सकते हो जब प्लस का निशान होता है, ठीक है, पावर के अंदर। तो ई की पावर हाफ और ई की पावर log e टू द बेस 1000। अब इस वाली टर्म को हम सिर्फ 1000 लिख सकते हैं, इसका फॉर्मूला होता है ये वाला, ए की पावर log b टू द बेस ए है, तो आप खाली लिख सकते हो b, ठीक है। तो ये देखो ई, ए की जगह ई है और ई की जगह ए है, ठीक है, और यहाँ पे बी है ए, तो इसको लिख सकते हैं हम 1000। इसकी वैल्यू आपको दी हुई है क्वेश्चन के अंदर, जो कि है 1.4648। 1.648 को आप 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास प्रिंसिपल 10 साल के बाद आ जाएगा इतना, ठीक है। तो ये आपका आंसर है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको नोट्स फॉलो करने हैं कि कैसे होगा, क्योंकि इसमें मेन चीज़ तो क्या है कि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी होती है, बस ये वाला, ये इतना सा गेम है ये वाला क्वेश्चन के अंदर। और आपको ये वाला देखना है कि आपको कंडीशंस कैसे पढ़ोगे इसको, ठीक है, कंडीशंस बनानी है बस आपको ये वाली, ताकि आप कॉन्स्टेंट रिमूव कर पाओ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 22nd क्वेश्चन। इन ए कल्चर, अब द बैक्टीरिया काउंट इज 1 लाख, ठीक है। कल्चर मतलब आप ये समझ लो कि जैसे कोई गार्डन टाइप से हैं, तो उसके अंदर बैक्टीरिया काउंट 1 लाख है। तो 1 लाख का मतलब क्या होगा कि आपका t=0 पे करंट बैक्टीरिया आपका 1 लाख है। उसके बाद कह रहे हैं कि 2 घंटे बाद वो 10% से इंक्रीज़ हो गया, ठीक है। 2 घंटे बाद 10% से इंक्रीज़ होने का मतलब क्या है कि 1 लाख तो था ही, और वो 10% से और इंक्रीज़ हो गया, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 लाख प्लस 10% ऑफ 1 लाख क्या होता है, 1,10,000, ठीक है। अब कह रहे हैं कि कितने घंटे में वो 2 लाख रीच करेगा, अब आपको यही निकालना है, ठीक है। और इफ़ द रेट ऑफ द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट, ठीक है। तो ये वाली चीज़ से आप डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओगे। यहाँ तक तो आपके पास था कि कंडीशंस दे रखी है ये वाली तीनों, पर आपका जो मेन डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा इस वाली टर्म्स, इस वाली इक्वेशन, इस वाली स्टेटमेंट से बनेगा। इफ़ द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज़ प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट, ठीक है। अब क्या है कि आप मान लो कि किसी भी टाइम पे बैक्टीरिया आपका बी है, किसी भी टाइम टी पे, ठीक है। तो आप लिख सकते हो dB/dt, क्योंकि बैक्टीरिया चेंज हो रहा है ना आपका टाइम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जैसे वहाँ पे प्रिंसिपल चेंज हो रहा था विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, तो यहाँ पे बैक्टीरिया चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और एक इस बार ये इसने इक्वल नहीं दिया, इसने इस बार दिया प्रोपोर्शनल। तो प्रोपोर्शनल का साइन होता है ये वाला, ऐसा। ये कह रहे हैं कि प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ बैक्टीरिया, तो नंबर ऑफ बैक्टीरिया हमने कितना माना है, किसी भी प्रेजेंट टाइम पे बी, तो ये कह रहे हैं बी के इक्वल है। अब आपको क्या करना है, ये वाली आपके पास एक इक्वेशन है, अब इसका आपको प्रोपोर्शन हटाने के लिए क्या करना पड़ता है, इक्वल्स टू एक कॉन्स्टेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ता है के, ठीक है। अब ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई, बस यहीं तक ही था सब कुछ क्वेश्चन। उसके बाद तो बस इंटीग्रेशन करना है और आपको बस वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, अब क्या करना है, बस आपको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म लगा देनी है यहाँ पे, ठीक है। तो बी नीचे आ जाएगा, डी ऊपर चला जाएगा, ठीक है। dB/, और दोनों साइड को इंटीग्रेट कर दोगे, के कॉन्स्टेंट है तो बाहर निकल जाएगा इंटीग्रेशन के साइन से। तो dB/b का क्या होता है इंटीग्रेशन, log b टू द बेस e, और इसका क्या हो जाएगा KT + C, ठीक है। अब आपके पास एक इक्वेशन आ गई है वाली। अब शुरू से दोबारा से क्वेश्चन पढ़ते हैं। जब आपका T0 था ना, तो आपके पास 1 लाख बैक्टीरिया था। जब आपका T2 हो गया 2 घंटे, तो आपके पास बैक्टीरिया क्या हुआ, 10% से इंक्रीज़ हो गया। तो 1 लाख था पहले ही, उसके बाद 10% इंक्रीज़ हो गया, तो 1,10,000 हो गया है, ठीक है। और टी टाइम पे आपको निकालना है, और आपको बताना है कि 2 लाख कितने टाइम में होगा, यही आपको चीज़ निकालनी है। तो आपके पास 3 कंडीशन है, ठीक है, क्योंकि आपके पास कॉन्स्टेंट भी बहुत सारे हैं इसके अंदर। तो आपके पास के कॉन्स्टेंट है इसके अंदर और बाकी सारे कॉन्स्टेंट, तो आप पहला वाला इसमें, इस वाले में रखोगे, ठीक है, जो कंडीशन है आपकी। तो t=0 रखा यहाँ पे, तो ये टर्म 0 हो जाएगी। बी रखा 1 लाख, तो सी की वैल्यू आपके पास आ गई ये वाली। अब दूसरी कंडीशन क्या थी, t=2 है, ठीक है, और आपके पास ये दिया हुआ है 1,10,000, तो यही आपको इस वाली इक्वेशन के अंदर रखना है। तो बी की वैल्यू इस बार क्या हो जाएगी, 1,10,000। आपके पास सी की वैल्यू भी है, ठीक है, और आपके पास टी की वैल्यू भी है। इस बार आपको के की वैल्यू निकाल लोगे आप फिर इससे, ठीक है। तो ये वाली टर्म को आप क्या करोगे, इस साइड ले आओगे। तो आपके पास एक फॉर्मूला होता है ना, इस वाले का फॉर्मूला आप क्या लगाओगे, ये वाला, log a टू द बेस e माइनस log b टू द बेस e इक्वल्स टू log a/b, ठीक है। तो ये आपने 1,10,000 को 1 लाख से डिवाइड कर दिया, तो ये बन जाएगा 11/10, और इधर है 2k, ठीक है। अब क्या करोगे आप, बस 1/2, अब k, इसको 2 को इधर नीचे ले आओगे, तो ये आपका k की वैल्यू आ गई। अब आपके पास c की वैल्यू है, k की वैल्यू है, ठीक है। अब आप थर्ड कंडीशन आपके पास क्या थी, t टाइम है और 2 लाख बैक्टीरिया है। इस वाली चीज़ को आप इस इक्वेशन में डालोगे, ठीक है। आपके पास k की वैल्यू है, c की वैल्यू है, और आपके पास b की वैल्यू है, तो आप t की वैल्यू निकाल पाओगे,
ठीक है, तो देखो आगे ये वाली दोनों वैल्यू हमने इस वाली इक्वेशन के अंदर रख दी, इस वाली इक्वेशन के अंदर, ठीक है। तो रखेंगे तो क्या आएगा, बी है आपका 2 लाख और यहाँ पे सी की वैल्यू यहाँ पे रखी हुई थी, तो इस वाली टर्म को आप ले जाओ इस साइड, और ये वाली टर्म आपकी आई थी के और मल्टीप्लाई होता है टी के साथ, ठीक है। अब इस वाली टर्म को आप लेफ्ट साइड में लेके जाओगे तो ये वाला फॉर्मूला हमने पहले ही पढ़ा था ऊपर, ये वाला, ठीक हो जाएगा log 2 लाख बाय 1 लाख, log 2 लाख बाय 1 लाख कितना हो जाएगा, log 2, ठीक है। अब और आपके पास राइट साइड में ये है, तो पहले 2 को आप न्यूमरेटर में ले जाओ लेफ्ट साइड के, और आपके पास और ये इस वाली टर्म को आप कर दो डिवाइड, और यही आपका फिर आंसर हो जाएगा। ये आपको निकालना था टाइम टी, कि आपका बैक्टीरिया 2 लाख है कितने टाइम में हो रहा है बेसिकली, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है ना उसकी स्टेटमेंट पढ़नी आनी चाहिए। हमेशा तो यही होता है, या तो डी पी बाई डी टी होगा या डी वी बाई डी टी होगा, रेट चेंज हो रहा है तो किसी चीज़ का, या फिर डी एस बाई डी टी होता है ना डिस्प्लेसमेंट, तो यही होता है बस इसके अंदर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम 23rd क्वेश्चन। तो ये कह रहे हैं जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस इज़ व्हाट। तो ये आपको एक इक्वेशन दी हुई है, इसका आपको जनरल सोल्यूशन निकालना है, ठीक है। आपको इसमें कोई कंडीशन दी नहीं होगी क्योंकि आपको कोई कांस्टेंट रिमूव नहीं करना, तो आपको ये डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, इसको सोल्व करते हैं चलो वेरिएबल सेपरेबल मेथड से। तो डी वाई बाई डी एक्स को लिख सकते हो आप ई की पावर एक्स प्लस वाई, तो इसको क्या लिख सकते हो, ई की पावर एक्स डॉट ई की पावर वाई। अब एक्स की टर्म को एक साइड ले जाओ और वाई की टर्म को एक साइड ले जाओ, ठीक है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो ई की पावर माइनस वाई डी वाई और ई की पावर एक्स डी एक्स, दोनों साइड को इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेशन का निशान लगा दिया हमने। इसका इंटीग्रेशन क्या होएगा, ई की पावर माइनस वाई, ठीक है। ई की पावर माइनस वाई का इंटीग्रेशन होता है ई की पावर माइनस वाई, फिर इसका इंटीग्रेशन भी, तो इसका फिर आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, -1 मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। उसके बाद आता है ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स क्या है, ठीक है, ई की पावर एक्स का होता है ई की पावर एक्स। अब इस वाली टर्म को आप लेफ्ट साइड में ले जाओ, ई की पावर माइनस वाई माइनस ई की पावर एक्स इक्वल्स टू सी, माइनस कॉमन लेके आपने दूसरी साइड ट्रांसफर कर दिया इसको, ठीक है, और माइनस सी को आपने मान लिया अनदर कॉन्स्टेंट, तो ये आपका आंसर हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। तो ये देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। आपके पास ई की पावर एक्स है और ई की पावर माइनस वाई है, तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ई की पावर एक्स और ई की पावर माइनस वाई इक्वल्स टू सी, तो ये आपका ए आंसर करेक्ट है, ठीक है इसके अंदर। तो बस इस लेक्चर में इतना ही था। तो नेक्स्ट लेक्चर से हम पढ़ने वाले हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।